बाजार की नज़र रहेगी कि डोमेस्टिक फ्रंट पे किस तरह के क्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ तो आज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी चर्चा हमने कर ली है, तो शुरुआत आपसे एफआईआईज़ के साथ कर लेते हैं। एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली चल रही है, लेकिन डीआईआईज़ लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, एफ आई फिर भी कंटिन्यू करे सेल करने के लिए 4,300 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा, और डी आई एस ने भी ख़रीदा लगभग 3,935 करोड़ के आसपास शुक्रवार को। ये एक ट्रेंड अब ऑलमोस्ट बन गया है। हमारा मार्केट जो है नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी डी आई सपोर्ट आ रहा है, और उसकी वजह से जो है एफ आई बेच पा रहा है करंट प्राइसेस पे। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई मार्केट में इतनी बिकवाली होती है तो मार्केट 10-15% गिर जाता है, पर डी आई एस के सपोर्ट की वजह से मार्केट उसी स्तर पे है। तो एफ आई जब बेच रहे हैं तो उनको हायर वैल्यूएशन में बेचने को मिल रहा है, और वो पैसा लेके वो उन कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पर वैल्यूएशन नीचे है। तो हमारे मार्केट अगर 21 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स है, तो बाकी मार्केट जो है 14-15 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स है, तो वो उन मार्केट्स में जाके वो निवेश कर रहा है। तो वो एक आउटफ्लो है जो रहेगा जब तक हमको एक ट्रेंड नहीं मिलता अर्निंग्स के बारे में। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आपकी अर्निंग्स 10-15% अगले साल बढ़े तो उसकी वजह से आपका जो फॉरवर्ड अर्निंग्स है वो गिर जाता है, और वो एक गैप देता है एफ को वापस खरीदने के लिए। दूसरा जो है, मार्केट खुद करेक्ट करे 10-15%, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदने के लिए। ये दोनों चीज़ें जो नहीं हो रही हैं इस मार्केट में, क्योंकि मार्केट उसी स्तर पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लोज इतने ज़्यादा हैं कि वो होल्ड कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 30-40 हज़ार करोड़ का डोमेस्टिक फ्लो है, रिटेल फ्लो म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स उसको डिप्लॉय अपने पास रख नहीं सकते, उनको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। कितना वो अपना कैश रखेंगे अपने हाथ में, तो उनको हर थोड़े से गिरावट पे वो खरीद लेते हैं, स्टॉक वापस उसी लेवल पे चले जाता है। तो इंडेक्स जो है आज की डेट में काफ़ी ओवर वैल्यूड है। टाइम करेक्शन हम जिसको कहते हैं कि इंडेक्स उसी लेवल पे रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और इस दौरान एफ बेचे जा रहे हैं और डी खरीदे जा रहे हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी जब आप इन्वेस्ट करेंगे। बेस्ट चीज़ जो हम अभी देख रहे हैं कि अर्निंग्स जो हैं इतनी ख़राब नहीं आए Q3 के, ऑलमोस्ट इन लाइन आ रहे हैं सबके। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसकी वजह से जो अगर 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको अपग्रेड मिलता है, तो एक उम्मीद रहेगी कि एफ वापस बाइंग करने लगे हमारे मार्केट को। सजी सर, गुड मॉर्निंग। तो क्यूज तो थोड़े वीक ही नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फाइल्स भी बेच रहे हैं, और जो पॉलिटिकल टेंशन भी बाजार के लिए है। तो आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर सर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, फ्राइडे को हमने देखा कि कैसे मार्केट ऊपर जाके नीचे आया, बट पॉजिटिव में बंद हुआ। हमने देखा कॉल राइटिंग थी 25,800 और 25,900 में, मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 से घट के थोड़े से नीचे की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ हमने पुट रेटिंग देखी 25,500 में और 25,600 में। सो एक बैंड बन रहा है 300-400 बैंड पॉइंट्स का, जिसके बीच में मार्केट सीमित रहने की उम्मीद है आज ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस को लेके। और कल जो है निफ्टी का ऑप्शंस भी है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशियो भी नीचे गिरा, 0.78 हो गया उसका। और अगर हम एफ को देखें तो लगभग नेट शॉर्ट रहे 782 करोड़ निफ्टी में, और वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट गिरा, तो कुछ लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं निफ्टी में। दूसरी तरफ हमने देखा एफ के नेट शॉर्ट थे 750 करोड़ के आसपास निफ्टी बैंक में। वहाँ पर भी हमने देखा कि ये आपका निफ्टी बैंक जो है ऊपर बंद हुआ था और ओपन इंटरेस्ट हल्का सा गिरा, तो वहाँ पर हमने कुछ कवरिंग देखने को मिली, हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एफ आई के लॉन्ग पोजीशन 9.3% के आसपास है। तो मतलब आप देखिए कि लगभग
90-91% पोजीशन अभी भी शॉर्ट पोजीशन में हैं एफआई के, और ये हम काफ़ी महीनों से देख रहे हैं कि एफआई शॉर्ट की पोजीशन मैनेज पे कर रहे हैं। कभी 7% जाता है और फिर वापस बढ़ के 12-13% हो जाता है और फिर वापस उस लेवल पर नीचे आ जाता है। ये बेसिकली एक इंडिकेशन है कि एफआई से मार्केट को गिरने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर गिर नहीं रहा है, और वो पेशेंटली, क्योंकि गिर नहीं रहा है तो वो कैश मार्केट में बेचे जा रहा है। तो वो एक चीज़ है जो रहेगी इस मार्केट में, और ये एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, जिसको कहते हैं टाइम करेक्शन या साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट का 25,500 और 26,000 के बीच में। ओके सर, शुक्रवार को रिलायंस के नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद। नतीजे हालांकि अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए निवेशकों को? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक थे इन लाइन, बट अनुमान क्या था? अनुमान ये था कि O2C बिजनेस थोड़ा अच्छा करेगा, वहाँ पर मार्जिन्स बढ़े। आपके टॉप लाइन इन लाइन था, आपके रिलायंस के कंसोलिडेटेड एबिटा गिरा, और गिरने का कारण था रिटेल के एबिटा मार्जिन्स गिरे। आपका जो जियो था वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रेवेन्यू था, और इसका आरपू से मार्जिनली बढ़े 211 से 213-14 के बीच में रहे, वो भी अनुमान के मुताबिक था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा इनका कैपेक्स साइकिल कम हो गया है, और कैपेक्स कॉस्ट जो वो है, इन्वेस्टमेंट जो कम हुआ है Q3 में, और अनुमान ही है कि अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा, तो कैश जनरेशन तो से ज़्यादा होगा। और अगर हम देखें तो रिलायंस का ग्रॉस डेट भी थोड़ा सा कम हुआ है, नेट डेट भी कम हुआ है। बट ओवरऑल हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-3 चीज़ें आती हैं कि आपका O2C बिजनेस में अच्छे GRM थे Q3 में, इसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस किया। पेटकेम में PVC और पॉलिस्टर के मार्जिन्स गिरे थे क्योंकि डिमांड कम था, और पेटकेम ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है, तो मानसून की वजह से पाइप्स का जो सेल्स थे वो भी थोड़े से कम हुए, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। रिटेल में थोड़ा सा प्रेशर रहा क्योंकि आपका फेस्टिव सीजन स्प्लिट हो गया Q2 और Q3 के बीच में, तो जितनी भी हैवी बाइंग थी वो सितंबर 22 और सितंबर 30 के बीच में काफ़ी लोगों ने की, जिसकी वजह से वो Q3 में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला, और मार्जिन्स वहाँ पर कम रहे। टेलीकॉम में हमने देखा कि टैरिफ हाइक्स कुछ हुए नहीं, बट लगभग 8 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, 515 मिलियन का टोटल सब्सक्राइबर बेस है, 250 मिलियन का 5G है और 25 मिलियन का उनका ब्रॉडबैंड है। तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया आरपू पे, 213.7 का आरपू रहा पर मंथ पर यूज़र, तो वो एक चीज़ था। बट अभी जो ट्रिगर रहेंगे रिलायंस के लिए वो जियो का IPO होगा, और आगे जाके कैसे रिटेल स्केल अप और रिस्ट्रक्चर करता है। रिटेल एक चीज़ है जो प्रेशर में रहेगा, और सब अनुमान ये लगा रहे हैं कि 2027 के अंत तक ही रिटेल शेप में आ पाएगा, या थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो आगे जाएगा। तो वो ये 2 चीज़ें जो हैं आज की डेट में 50% टेलीकॉम और रिटेल नीली 50% एबिटा को कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो एक चीज़ है जो स्ट्रीट आगे देख देखेगा कि इन दोनों में कैसे हो रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स, ऑयल प्राइसेस के लेड हैं, पेटकेम के प्राइसेस ऊपर नीचे भागते हैं, तो उसकी वजह से है। बट ये 2 चीज़ें जो हैं डोमेस्टिक डिमांड को लेके हैं और डोमेस्टिक प्राइसिंग को लेके हैं, तो वहाँ पर वो ये जो चीज़ें रिलायंस को डिटरमिन स्टॉक प्राइस को डिटरमिन करेगी वो कैसे आगे बढ़ेगा यहाँ से। सजीत सर, HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे भी आ गए हैं, क्या व्यू है आपका और कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? देखिए, 2-3 ये 2 दिग्गज बैंक 2 तरीके से मूव कर रहे हैं। साल की शुरुआत से देखें तो HDFC बैंक 6% के आसपास गिरा और ICICI बैंक को 6% बढ़ा, तो दोनों अलग मूव कर रहे हैं। अगर हम HDFC बैंक का देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास था, वो भी एक्सक्लूड करें तो एग्री लोन का PSL का एक प्रोविजनिंग हुआ है, दोनों बैंकों में हुआ है, और ये दोनों बैंकों का कहना है कि RBI के स्पेशल ऑडिट के बाद उनको कहा गया कि ये प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि एग्री लोन्स के जो है रेगुलेटरी
रूल्स के अनुसार नहीं है, तो इसलिए एडिशनल प्रोविज़न किया जाए। तो हमने ये 500 करोड़ का इम्पैक्ट देखा एचडीएफसी बैंक में और 1000 करोड़ का इम्पैक्ट देखा आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% के आसपास फ्लैट ही रहा। अगर देखें तो थोड़ा सा कोर ऑपरेशंस के जो रेवेन्यू थे थोड़ा सा स्लाइटली कम रहे। थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको देखने को मिला आपके डिपॉजिट ग्रोथ में। डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी का जो था 2.1% था, और जबकि आईसीआईसीआई का 4% के आसपास था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जो आपको देखना चाहिए। एडवांसेस ग्रोथ जो थे आईसीआईसीआई बैंक के वो 4% के आसपास थे, 4% के आसपास थे। सो अगर हम नंबर्स को देखें तो दोनों के नंबर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हैं। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा प्रेशर रहा है पिछले कुछ हफ्तों में, क्योंकि उन्होंने जब से बिजनेस अपडेट किया है वहाँ पर लोन डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई होने की वजह से स्ट्रीट का अनुमान ये था कि वो ज़्यादा एडवांसेस नहीं कर पाएंगे या लोन नहीं दे पाएंगे। और बैंक का ये कहना है कि FY27 में वो सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, सिस्टम से ज़्यादा उनका लोन ग्रोथ होगा। सिस्टम अगर 12-13% है तो वो 15% के आसपास होगा, उस तरह का एक अनुमान है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी लोन ग्रोथ अच्छा ही रहेगा, जबकि हमने देखा कि थोड़ा सा उनका जो क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस क्वार्टर में, बट बाकी रिटेल और नॉन रिटेल में काफ़ी बढ़त देखने को मिली। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ आई जो वो है कि संदीप बख्शी का जो टेन्योर है वो 2 साल से एक्सटेंड हो गया, तो वो पॉजिटिव रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। और आईसीआईसीआई बैंक ने 1000 करोड़ का इम्पैक्ट लिया है अपने एग्री की वजह से, और थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका लेबर कोड की वजह से भी होगा। तो दोनों बैंकों में ये इम्पैक्ट्स हैं, नंबर और प्रीटी मच इन लाइन दिखते हैं। फॉरवर्ड कमेंट्री दोनों की बुलिश है, बट Q3 जो है थोड़ा सा अब कहें कि एग्री लोन की वजह से थोड़ा सा सबड्यूड हो गया, एग्री लोन प्रोविजन की वजह से थोड़ा सा सबड्यूड दिख रहा है, बट ओवरऑल इन लाइन ही है नंबर इनके। ओके, तो इनलाइन नंबर आपको लग रहे हैं ये दोनों ही बैंकों के, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। लेकिन सर, बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को विप्रो और टेक महिंद्रा के भी नतीजे आए थे। इन दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, विप्रो के नंबर जो थे अनुमान के आसपास ही थे। अगर आप देखें उसके एक्विजिशन जो हरमान का एक्विजिशन किया उसके बाद उन्होंने जो गाइडेंस दिया 0 से 2% का गाइडेंस है उसके लिए, जो कि डिसेंट गाइडेंस है। वो ये बताता है कि Q4 में नंबर्स इनकी टॉप लाइन ग्रो होने की उम्मीद है। पहले जो था -0.05 से 1.5 के बीच में था, अब 0 से 2% के बीच में हो गया है वो एक्विजिशन की वजह से। तो वो एक चीज़ है। मार्जिन उनके अच्छे रहे, 17.6% मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। Q4 तो टफ होने वाला है उनके लिए। एक तो ये है कि छोटा क्वार्टर रहेगा उनके लिए, दूसरा जो है अब इनके जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो भी ठीक ठाक ही थे। टीसीवी 3.3 बिलियन था, जो कि एवरेज से थोड़ा सा कम है, बट 3.3 बिलियन का उनका टीसीवी आया है इस क्वार्टर में उनके लिए। और जैसे मैंने कहा कि Q4 में थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि उनका सैलरी हाइक्स भी आने वाला है, तो थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर रहेगा Q4 में। तो वो एक चीज़ है जो विप्रो को मैनेज के हालात दिखाता है। दूसरी जो है वो टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा जो है एक अपना रिवाइवल स्क्रिप्ट कर रहा है। 2-3 साल का वो प्लान है उनका, जिसमें रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1.7% बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1 to 1.61 बिलियन डॉलर्स। अगर हम एबिट मार्जिन देखें तो 13.1 है, पर बहुत कम है। पर वो अपनी स्क्रिप्ट जो रीस्ट्रक्चरिंग जो वो कर रही है उसके तहत वो आगे जाके ऊपर मार्जिन जाने की उम्मीद है, और स्ट्रीट अनुमान कर रहा है कि जो नए सीईओ हैं उनके थ्रू ये होगा। उन्होंने टोटल रेवेन्यू जो किया था 1.1 बिलियन डॉलर, उसमें एक बड़ा सा कम्युनिकेशन डील भी है यूरोप का, वो रहेगा। और वेज का इस वक्त इन्होंने इम्पैक्ट नहीं लिया है Q3 में। तो वो एक चीज़ है जो
Q4 में शायद आ सकती है टेक महिंद्रा के लिए। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं अपने रिवाइवल स्क्रिप्ट कर रही हैं। विप्रो थोड़ा सा धीमी गति पे है, एक्विजिशन के थ्रू थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मार्जिन प्रोफाइल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और टेक महिंद्रा ऑर्गेनिक ग्रोथ और एफिशिएंसी के थ्रू कोशिश कर रहा है कि अपना वो लेके अपना रिवाइवल स्क्रिप्ट करे। तो ये दो कंपनीज जो हैं नंबर्स ठीक ठाक हैं, मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर नहीं कहेंगे, बट ब्लॉकबस्टर भी नहीं है इनकी तरफ से। चलिए, तो ये तो बात हो गई विप्रो को लेकर और साथ ही टेक महिंद्रा को लेकर, लेकिन सर एक चीज़ और कि कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग आज होने वाली है, इसको लेकर क्या नजरिया, क्योंकि ग्रे मार्केट के प्रीमियम तो काफ़ी बम्पर लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं, क्या करना चाहिए निवेशकों को इस लिस्टिंग के बाद यहाँ पर? देखिए, भारत कोकिंग कोल का जो IPO था 23 रुपये पे हुआ है और काफ़ी 140 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एक तो प्राइस छोटा है तो काफ़ी लोगों ने उसमें सब्सक्रिप्शन किया है उसमें, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने लायक है वो ये है कि ये नॉर्मली से अपने जो कोकिंग कोल है पावर कंपनीज़ को भेजते हैं। सिर्फ 13% कुछ है जो स्टील कंपनीज़ को जाता है, क्योंकि स्टील कंपनीज़ में जो कोकिंग कोल होता है उसमें ऐश कंटेंट कम हो चाहिए होता है। ये लोग अपना कैपेक्स लगा रहे हैं जिसके थ्रू वो अपना वॉशरीज कोल वॉशरीज इंक्रीज़ करेंगे। तब कोल वॉशरीज आप और डालेंगे तो ऐश कंटेंट कम हो जाएगा और उसकी वजह से आप ये कोल को हायर प्राइस पे स्टील कंपनीज को बेच सकते हैं। तो ये एक अनुमान है कि अगले 2 से 3 साल में ये काफ़ी सारे वॉशरीज 6 से 7 वॉशरीज आएंगे। इसकी वजह से इनका जो टोटल कोकिंग कोल जो बेचते हैं स्टील कंपनीज को, वो आज की डेट में 13% है, तो वो 40% बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव होंगे आगे जाके। ये कहना ये है कि ये लोग अपना आउटपुट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। 40 मिलियन टन है, उससे उसको 54 तक ले जा रहे हैं। वो भी है अगले 4-5 साल में वो भी होने वाला है। तो एक तरह से एक डिमांड तो रहेगा ही रहेगा कोल के लिए, क्योंकि हमारे देश में बेस प्रोडक्शन जो है पावर का वो अभी भी कोल की बेसिस पे है, और स्टील के प्रोडक्शन के लिए अभी हम फुल्ली नॉन कार्बन में गए नहीं हैं, जहाँ जैसे हमने पुराना बाकी देशों में देखा है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू हम कर रहे हैं, वो नहीं हुआ है अभी तक। पर वो जब तक नहीं होता कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो आज की डेट में हम जो इंपोर्ट करते हैं कोकिंग कोल जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है या कैलोरी वैल्यू होता है उसके अंदर, वो कम होगा और ये ब्लेंड करके इंडियन स्टील कंपनीज यूज़ कर पाएंगी इसको। तो एक तरह से कोकिंग कोल का जो मार्जिन्स है BCCL के लिए वो भी इम्प्रूव होगा, भारत कोकिंग कोल के लिए इम्प्रूव होगा आगे जाके, और वॉल्यूम ग्रोथ ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। तो ये एक रिस्क यही रहेगा कि अगर जिस साल बारिश ज़्यादा हुई उस साल पावर के डिमांड कम होंगे तो कुकिंग कोल का जो अपटेक है वो कम हो जाएगा। बट स्टील का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और तो मार्जिन वहाँ से ऊपर आने की उम्मीद है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस कंपनी में। 23 रुपये का IPO है, पॉजिटिव लिस्ट होने की उम्मीद है इसका, और कोल इंडिया का सब्सिडरी है तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इसके लिए। ठीक है सजीत सर, बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर आज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए सर। चलिए